Section 3 states punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. तो सी punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. So committed beyond, it means committed beyond India. Like section 2 was about offences committed within India by anyone. So section 3 talks about punishment of offences committed beyond. Those offences which are taking place outside India but they are falling under the purview of Indian Penal Code. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. So section 4 says extension of code to extraterritorial offences. The provision of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any offence without and beyond India. Any person on any ship, aircraft registered in India wherever it may be. And third, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. तो ये जो सेक्शन है ये तीन चीज़ों पे अप्लाई कर रहा है. सो इट सेज इंडियन कोर्ट्स हैव पावर टू ट्राई ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया. कहाँ पे? ऑन लैंड, हाई सीज पे और एयरक्राफ्ट पे. तो जो इसका क्लॉज 1 है इट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑन लैंड. सेकेंड क्लॉज इज एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी. तो ये वाला जो क्लॉज है, तो ये जो सब क्लॉज बी है, सब क्लॉज 2 है, दिस इज़ अबाउट एडमायरेलिटी ज्यूरिसडिक्शन. तो एडमायरेलिटी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? जो इट इज़ अबाउट हाई सीज. हाई सीज क्या होते हैं? हाई सीज वो वाले वाटर्स होते हैं जो कि किसी भी कंट्री का जिस पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, वो किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किसी भी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है वो हाई सीज. और उस हाई सीज पे जिस कंट्री की शिप होती है उस शिप को एक फ्लोटिंग आइलैंड माना जाता है, तो इसको हाई सीज कहते हैं. तो अगर उस हाई सीज पे अगर इंडिया की शिप है तो वहाँ पे इंडियन पीनल कोड लग जाएगा. और तो एक तो इस पर हाई सीज का आ गया. दूसरा अगर जो एयरक्राफ्ट या शिप है अगर वो किसी दूसरी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स पे हैं लेकिन उस शिप पे हमारा इंडिया का झंडा लगा हुआ है तो उस पर भी इंडियन पीनल कोड अप्लाई करेगा. एंड देन इट टॉक्स अबाउट एयरक्राफ्ट. तो उसी तरीके से जैसे कि शिप पे है उसी तरीके से एयरक्राफ्ट भी है. अगर एनी ऑफेंस कमिटेड ऑन एनी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, वो चाहे कहीं पे भी हो, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पे वो कहीं पे भी हो, लेकिन अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो एयरक्राफ्ट, देन इंडियन पीनल कोड विल अप्लाई. नाउ क्लॉज 3 इज टॉकिंग अबाउट दी साइबर ऑफेंस. तो एनी पर्सन इन एनी प्लेस. तो इसमें अब एनी पर्सन है, यहाँ पे इंडियन सिटीजन की बात नहीं हो रही है. एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया. मान लीजिए कोई यूएस का सिटीज़न है, कोई बंदा यूएस में है और वो टारगेट कर रहा है हमारा इंडिया का कंप्यूटर, उसको हैक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आईपीसी उस पर अप्लाई करेगा. लेकिन ये देखने वाली बात है जो ऑफेंस का टर्म है, जो ऑफेंस वर्ड यूज़ हुआ है उसको ज़रूर ध्यान दें कि ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया. इफ़ अगर वो ऐसा एक्ट है कि अगर मतलब उसको ऐसे लागू किया जाएगा कि अगर वो एक्ट आउटसाइड हुआ है और अगर वो इंडिया में हुआ होता वो एक्ट, जैसे वो बाहर बैठ के वो काम कर रहा है तो हम उसको मतलब बाहर बैठ के वो कंप्यूटर को हैक कर रहा है तो उसके ऊपर आईपीसी ऐसा ही लागू करेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे कि वो एक्ट इंडिया में ही हुआ है. तो आई होप डिफरेंस इज़ क्लियर कि सेक्शन 2 और 3, 4 में सेक्शन 2 इज़ टॉकिंग अबाउट द इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कि चाहे कोई भी हो, एनी पर्सन अगर उसने क्राइम इंडिया के अंदर किया है तो आईपीसी अप्लाई होगा. सेक्शन 3 एंड 4 आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि सेक्शन 3 बात कर रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की, यानी कि एनी पर्सन लायबल बाय एन इंडियन लॉ. सो एनी पर्सन इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग अ फॉरनर. लेकिन सेक्शन 4 में बात हो रही है क्लॉज 1 में, ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, लेकिन इसमें मेन बात ये है कि इसमें एडमायरेलिटी ज्यूरिसडिक्शन आया है जो कि शिप्स के बारे में बात करता है, टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में बात करता है, हाई सीज के बारे में बात करता है. और दूसरा इट ऑल्सो सेइंग एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. तो इट इज़ ओनली द सेक्शन 4 इज़ अप्लाइंग ओनली जब अ पर्सन इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया. लेकिन सेक्शन 3 में
सिटीज़न की बात नहीं हो रही थी, सेक्शन 3 में हो रहा था एनी पर्सन। एंड नाउ कमिंग टू दी फाइनल सेक्शन, सेक्शन 5 ऑफ today's lecture. So section 5 says section 5 is a saving clause of section 2. ठीक है, तो बेसिकली बता दिया कि आईपीसी कहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली पीनल कोड, दो पूरे इंडिया में कवर्ड है, लेकिन जितने क्राइम्स हैं आईपीसी के अंदर, दो दे आर एग्जॉस्टिव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और क्राइम नहीं है। ऐसे और भी कुछ पीनल कोड्स हैं अदर देन द आईपीसी विच आर देयर, एंड आईपीसी उन स्पेशल लॉज को ओवरसी नहीं करेगा। सेक्शन 5 से सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो मान लीजिए नारकोटिक्स एक्ट है, अगर किसी के पास ड्रग है तो वहाँ से ड्रग बरामद हुआ तो उसके लिए एक पूरा अलग से एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, तो उसका जो ट्रायल है पूरा, इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम, पूरा ट्रायल एनडीपीएस के हिसाब से चलेगा। तो उसमें ये नहीं है कि आप उसमें कुछ आईपीसी का डाल देंगे। तो दैट इज़ अ स्पेशल लॉ विच इज़ मेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस एंड इट इज़ ऑल्सो अ पीनल कोड। तो उसमें जो पनिशमेंट्स हैं वो उसी के हिसाब से चलेगा, उसमें आईपीसी के पनिशमेंट्स नहीं लगेंगे। नाउ लेट्स रीड द सेक्शन। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India, of the provisions of any special law or local law. So now this section is also saying special law अगर local law है और क्राइम्स के लिए तो आईपीसी उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा, थ्रू दिस सेक्शन द एप्लीकेशन ऑफ द पीनल कोड इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम टू फॉलोइंग केसेस विच इज़ मार्शल लॉ एंड द एक्ट ऑफ स्टेट। तो मार्शल लॉज क्या होती है? मार्शल लॉ मिलिट्री रूल होता है, तो अगर किसी कंट्री में अगर मिलिट्री रूल लग गया है तो उस टाइम पे ये जो लोकल लॉज है वो आपकी सस्पेंड हो जाती है और पूरी कंट्री मार्शल लॉ के हिसाब से चलती है। सो दिस इज़ मार्शल लॉ, उस टाइम पे आईपीसी अफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा है एक्ट ऑफ स्टेट। तो एक्ट ऑफ स्टेट क्या होता है? ये एक्ट ऑफ स्टेट, एक तो फर्स्ट थिंग अबाउट एक्ट ऑफ स्टेट कभी भी अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट नहीं होता। इट कैन बी ओनली अगेंस्ट अ फॉरनर और नॉट अगेंस्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसीलिए क्योंकि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं होता है, इसीलिए तो उसमें ऑब्वियसली म्यूनसिपल कोर्ट्स इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, म्यूनसिपल लॉ इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। म्यूनसिपल लॉज का मतलब है म्यूनसिपैलिटी पे मत जाइएगा, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। म्यूनसिपल लॉ इज़ ऑल्सो द टर्म यूज्ड फॉर द लोकल लॉ और द इंडिजीनियस लॉ, उसको भी म्यूनसिपल लॉ बोलते हैं। तो उन पे नहीं करेगा एक्ट ऑफ स्टेट में। तो आई होप section 1 to 5 is clear, and if you have any questions you can drop the questions वीडियो के नीचे, and please subscribe the channel न्यायाधीश। और इसके बाद we are going to start with our next chapter in our next lecture. Till then, see you, bye.